अभी ये अपन देख रहे हैं 193 से 193 के अंदर भवनों की सतह के बारे में बताया गया है। जैसे इसके अंदर उपबंध है कि ऐसा कोई भी भवन नहीं बनाया जा सकता जहाँ पर जल निकास और नगर पालिका द्वारा निकाली हुई नालियाँ उनके अंदर उनका अगर मान लो वो नालियाँ नहीं मिला पा रहे हैं तो ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इसके बारे में बताया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 193 के अंदर क्या है, लेवल ऑफ बिल्डिंग है। इसको ऐसे बोलते हैं अपन, लेवल ऑफ बिल्डिंग, लेवल ऑफ बिल्डिंग। मतलब लेवल ऑफ बिल्डिंग के अंदर अपन क्या देखेंगे, लेवल ऑफ बिल्डिंग में ये देखेंगे कि नालियाँ जो बनाई हुई है नगर पालिका की, उन नालियों के अंदर ही जाना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा ही किया जाना चाहिए जहाँ पर नालियों का उपबंध किया हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया बिल्डिंग। तो जल निकास उस समय विद्यमान नगर पालिका द्वारा निकाली गई नालियाँ, जल प्रवाह, नलकूप या अनुमोदित किसी संस्था के रूप में न हो सके। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, ऐसी सतह पर भवन नहीं बनाया जा सकता। तो यही बोलना चाह रहे हैं। 194 के अंतर्गत देखते हैं अपन। 194 में क्या है कि समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित उपबंध नगरपालिका की सीमा के भीतर, नया भवन निर्माण अगर हो रहा है या भवन को पुनर्निर्माण किया जा रहा है या रिपेयर किया जा रहा है तो क्या ध्यान रखना होगा, भवन में किसी बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनर्निर्मित करना चाह रहे हैं जहाँ से नगरपालिका की नालियाँ वगैरह गुजर रही है, किसी प्रकार का कुआं या बोरिंग करना चाह रहे हैं, तो स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि सह निर्माण आरंभ होने से पूर्व उपधारा 2 के अधीन दस्तावेजों के साथ विहित प्रारूप में नगरपालिका में पहले आवेदन प्रस्तुत करेगा, नगरपालिका परमिशन देगी, फिर उसके बाद वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है 194 के अंतर्गत। अभी वो अपन देखते हैं 195। डिटेल्ड में दिया हुआ है तो आप ये ओरिजिनल पढ़ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर पुनर्निर्माण करना हो तो उसके अंतर्गत, पुनर्निर्माण के अंतर्गत पहले नगरपालिका की परमिशन ली जानी बहुत ज़रूरी है। आगे है धारा 195 के अंतर्गत कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव। कहने का मतलब 195 के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो भी वहाँ पर निवासी रह रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बाय एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट। कहने का मतलब ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो मेंटेनेंस है ऑफ अपार्टमेंट, मतलब जहाँ पर अपार्टमेंट बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बाय एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट, निवासियों के संगम द्वारा सारे निवासी वहाँ पर अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वो भवन निर्माता या विकासकर्ता जो भी है कॉम्प्लेक्स की इकाइयों के अंदर रखा रखाव वापस उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि भवन निर्माता या विकासकर्ता साथ ही कॉम्प्लेक्स की इकाइयों में स्वामित्व का यह उत्तरदायित्व होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भवन निर्माण कर रहा है, वो जो बिल्डर है जो दे रहा है बाद में वो फ्लैट्स, या उसका जो डेवलपमेंट करने वाली जो भी कंपनी है, कि उनका यह उत्तरदायित्व होगा, उनका ये रहेगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स तैयार होगा उपयोग के लिए या सबको दे दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, निवासियों का एक संगम स्थापित करेंगे। सारे जो निवासी रह रहे हैं उनका एक मीटिंग, मतलब एक बोर्ड सा बनाएंगे कि यहाँ पर ये लोग, इतने लोग, और भवन निर्माता के अन्य उत्तरदायित्व होंगे। जो भवन उसने सेल कर दिया उसके बाद में भी उसके उत्तरदायित्व खत्म नहीं होते। निर्माण अनुज्ञा के आवेदन करते समय पार्किंग सुविधा बतौर ब्यौरे देना। जब वो निर्माण कर रहा है तो उससे पहले वो नगरपालिका से भी, संबंधित नगरपालिका से भी पूछेगा, और उसको मतलब पार्किंग की सुविधा सबको देनी बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स रख रखाव के लिए नीति का गठन करना, कॉम्प्लेक्स का रख रखाव करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, मतलब एक पूरे कॉम्प्लेक्स का वहाँ पर पूरी एक एसोसिएशन बनेगा, तो वहाँ पर उसके लिए पर्टिकुलर बजट तैयार किया जाएगा, रख रखाव के लिए गठन किया जाएगा कि भाई इतना इतना पेमेंट अगर, मतलब मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए और सुरक्षा के लिए गार्ड भी उपलब्ध करवाएगा।
स्वामी भूमि का स्वामी, और निवासी का मतलब है वहाँ पर जो रह रहा है वो। तो किसी भी व्यवस्था के अधीन उस समय इकाई के उपयोग में है। निवासियों का संगम मतलब है कि रजिस्ट्रगत संगम जिसे कॉम्प्लेक्स ने रख रखाव के लिए स्थापित किया गया है। संगम का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे 10 लोगों को सेल किया वो फ्लैट, तो 10 लोगों को मिलाकर या 20 लोगों को मिलाकर उसको एक मतलब बोर्ड जैसा बनाना, ताकि उसके बारे में वो डिसीजन ले सकें। ठीक है ना, तो ये अपन ने पढ़ लिया, आप ओरिजिनल में भी देख सकते हैं। स्वामी का मतलब क्या है, निवासियों के संगम का मतलब क्या है, ये अपन ने बता दिया। निवासी का मतलब यहाँ पर ये है कि भवन निर्माता के साथ किसी भी व्यवस्था के अधीन उस समय इकाई के उपभोग में है। और निवासियों के संगम में बता दिया कि कॉम्प्लेक्स के रख रखाव के लिए एक बोर्ड जैसा बनाना। आगे है 196 के अंतर्गत देखते हैं 196 में क्या है ऐसा। देखो 196 में है कि पर्टिकुलर्स ऑफ परमिशन एंड कंस्ट्रक्शन टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। मतलब परमिशन, अनुज्ञा मतलब होता है परमिशन, और सह निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। जो निर्माण हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पर्टिकुलर्स है, उनको प्रोमिनेंटली दिखाना, प्रदर्शित किया जाना। मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये काम हो रहा है, इस बिल्डर ये काम इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कर रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई भी निर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई भी निर्माण आरंभ करने से पूर्व निर्माण से संबंधित विशिष्टियाँ या भवन स्थल पर किसी भी प्रमुख स्थान पर कोई मतलब सॉलिड कुछ भी बना रहा है वो 4x4 फुट के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। वो एक 4x4 का एक बोर्ड बनाएगा और उस बोर्ड पर लिखेगा कि ये बनाया हुआ है। इसमें ये चीज़ें होगी, भवन स्थल की विशिष्टियाँ जिसमें स्वामी का नाम होगा, मतलब मालिक कौन है उस बिल्डर का, सब कुछ डिटेल होगी। निर्माण जो है वो प्रारंभ या समाप्त करने की तिथि होगी उसके अंदर, और अनुज्ञा का संख्याक मतलब परमिशन ली है उसका वो नंबर होगा, परमिशन नंबर, परमिशन कब मिली थी उसकी डेट होनी चाहिए, कितने उसमें फ्लोर बन रहे हैं, उसमें मकान कितने हैं, सार्वजनिक पार्किंग की संख्या कितनी है। इन उपबंधों का उल्लेख करते हुए 50,000, ये उपबंध अगर उल्लंघन करता है वो, तो 196 के तहत 50,000 का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, 50K का। तो 196 के अंदर ये दिया हुआ है। 196 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द परमिशन एंड कंस्ट्रक्शन टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, उसको दिखाना ही पड़ेगा। आगे है 197 समझ गए होंगे आप, ओरिजिनल पे देख लीजिए। 197 देखिए, मरम्मत इत्यादि के बारे में दिया हुआ है 197 के अंदर है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, होर्डिंग टू बी सेट अप ड्यूरिंग द रिपेयर, मतलब रिपेयर के दौरान होर्डिंग लगाना बहुत जरूरी है ताकि कोई अनचाही दुर्घटना न हो। होर्डिंग टू बी सेट अप ड्यूरिंग रिपेयर्स, ये होना बहुत जरूरी है, होर्डिंग लगाना बहुत जरूरी है। तो एवरी पर्सन, मतलब होर्डिंग टू बी सेट अप द रिपेयरिंग, मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर भवन निर्माण का, अगर कोई भी व्यक्ति है वो भवन निर्माण का, भवन के निर्माण का या भवन को गिराने का या बाह्य भाग को परिवर्तित करने का या मेंटेनेंस करना चाह रहा है, वो किसी भी तरीके से उसमें परिवर्तन करना चाह रहा है, तो नगरपालिका से पहले सबसे पहले परमिशन लेगा, फिर लोक सुविधा सुरक्षा की मरम्मत के लिए एक बोर्ड लगाएगा, होर्डिंग लगाएगा, मतलब बाड़ा करेगा, उसको घेरा भी करेगा उसके चारों तरफ, मतलब इस तरफ से कि भाई कोई आ नहीं जाए, ट्रैफिक बाधा नहीं हो, होर्डिंग भी लगाएगा कि कोई साधन वगैरह नहीं आए इसके अंदर, और फिर वो अपना कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये बड़ा मतलब प्रोसीजर में चलना बड़ा ज़रूरी है। प्रावधानों का उल्लंघन अगर करता है तो वो उसको 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगेगा। अगर वो उल्लंघन करता है तो इसके अधीन में 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगेगा, 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगेगा। 196 में जुर्माना कितना था, 50,000। कब जुर्माना था वो 196 में, कि कंस्ट्रक्शन है वो डिस्प्ले प्रोमिनेंटली करना पड़ेगा, उसको एक 4x4 का बोर्ड लगाना पड़ेगा। अगर वो को नहीं करता है तो 50,000 का जुर्माना। और ये अगर नहीं करता है, अगर रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, अगर ये मान लो प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और लोक सुविधा के लिए होर्डिंग नहीं लगा रहा है और बाड़ा मतलब ऐसे घेरा नहीं बना रहा है, तो इसके 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 197 में दिया हुआ है। आगे है इसमें कि निर्माण का, तो इसका मतलब क्या है कि 197 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अपन ने ये 197 अपन ने पढ़ लिया। 198 में देखते हैं अपन। अगर मान लो वो अगर प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? 1000 से 2000 तक का जुर्माना। और अपराध अगर जारी रख रहा है, मान लो कहने के बाद में भी वो जुर्माना देने के बाद में भी, या मतलब कहने के बाद में भी, नगर पालिका कहने के बाद में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के कहने के बाद भी ऐसा कर रहा है, नगर पालिका कहने के बाद भी ऐसा कर रहा है, तो जारी रखने पर उसके 50 से 500 रुपये तक का जुर्माना डे बाय डे बढ़ सकता है। तो ये 197 था और अपन ने देख लिया इसमें पूरा। तो देख लो, किंतु अगर 100 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और 50 रुपये से कम नहीं हो। कहने का मतलब ये है 50 से 100 रुपये का डेली जुर्माना होगा। सॉरी, 500 नहीं हो, 50 से 100 रुपये डेली जुर्माना वो बढ़ता जाएगा। वो उल्लंघन अगर कर रहा है वो 50 से 100 रुपये बढ़ता जाएगा। 198 में देखिए आप, सुख सुविधाओं के रख रखाव की उत्तरदायित्व लेना। 198 में देखिए आप, 198 में दिया हुआ है कि टेकिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द एमिनिटीज। क्या दिया हुआ है कि टेकिंग ओवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग ओवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एमिनिटीज, टू मेंटेन एमिनिटीज। ठीक है, तो सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना, ये कौन लेगा? नगर पालिका के किसी प्राधिकरण या अभिकरण या व्यक्ति द्वारा स्कीम या किसी कॉलोनी में उपलब्ध करवाई गई सुख सुविधाओं के रख रखाव का कोई उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि इसका सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाए। कहने का मतलब नगर पालिका को पहले इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। सुख सुविधाओं को सुधारने हेतु नगर पालिका से अपन आशा भी रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहा है, नगर पालिका किसी प्राधिकारी या अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कॉलोनी उपलब्ध कराई गई है नगर पालिका द्वारा, तो ऐसी सुख सुविधाओं की योजना, विनिर्देशों, डिजाइनों या समस्त सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाए। और कहने का मतलब है कि उत्तरदायित्व कोई भी तब तक नहीं ले सकेगा। जैसे मान लो वो ऐसे बोल दे कि मेरा घर है, मैंने बनवाया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना बड़ा जरूरी है। नगर पालिका को पहले ये सब चीज़ें अगर उपलब्ध करवाएंगे, उत्तरदायित्व उसके बाद में ही मिलेगा। नगर पालिका का यह समाधान न हो जाए कि ऐसी सुख सुविधाएं नियमित समय प्रवृत्ति की किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार विकसित या संनिर्मित की गई है। आगे है, परंतु यदि नगर पालिका उसको प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की परीक्षा पर, सुख सुविधाओं के परीक्षण पर यह पाती है कि सुख सुविधाओं के सह निर्माण या प्रचलन में ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति जिसने ऐसी स्कीम या कॉलोनी विकसित की है, उस व्यक्ति ने जो भी मतलब कमियां रही है उस कॉलोनी के अंदर, कमियों को नगर पालिका समाधानप्रद सुधारने, और मतलब वो नगर पालिका उसको नोटिस भी दे सकती है कि ये चीज़ें सुधारने की आपको ज़रूरत है। और जिन्हें नगर पालिका वो उसको मतलब रीडेवलपमेंट करेगा, कुछ भी वापस चेंज करके वो कमियों को सुधारेगा। जिन्हें नगर पालिका ऐसी कमी को सुधारने के लिए उचित समझे, कमी को सुधार लेनी यथा स्थिति में प्रभाव संदाय पर नगर पालिका ऐसी सुविधाओं को रख रखाव को उत्तरदायित्व फिर से आरंभ कर सकेगी। नगर पालिका को मतलब ये डिटेल देनी जरूरी है। नगर पालिका जब तक संतुष्ट नहीं हो वो कॉलोनी का उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। आगे है 199। में है कि हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर ऑफ कॉलोनीज डेवलप्ड बाय द अदर एजेंसीज। कहने का मतलब ये है, कोई भी अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। कोई भी नगर पालिका किसी भी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की गई किसी भी कॉलोनी या स्कीम का तब तक ग्रहण नहीं किया करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगर पालिका द्वारा स्कीम तौर पर अनुमोदित न कर दी गई हो। साथ ही नगर पालिका यह भी देखेगी कि सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉलोनी है वो बन गई, तैयार हो गई, लेकिन वो तब तक कॉलोनी को ग्रहण तब तक नहीं करेगी तब तक कि उसकी जो योजनाएं हैं वो नगर पालिकाओं द्वारा मतलब एक
अग्रिम तौर पर अगर अनुमोदित नहीं कर दी गई हो तो वो स्कीम और कॉलोनी अगर नियमों के अनुसार नहीं हो तो नगर पालिका स्वयं यह समाधान भी करेगी कि सुख सुविधाएं से पहले ही धारा 198 के अनुसार वो सुख सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं है। उसके बाद साथ ही नगर पालिका यह भी देखेगी कि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं। उसके बाद में नगर पालिका को वो ग्रहण नगर पालिका एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये कॉलोनी हमारी नगर पालिका के अंदर है, नई कॉलोनी अगर आ गई है तो। अभी अपन पढ़ेंगे अध्याय 12। अध्याय 12 में है नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध। अध्याय 12 अपन शुरू करते हैं। नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध के बारे में देखते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे म्यूनिसिपल पावर, अपन इसमें देखेंगे म्यूनिसिपल पावर एंड ऑफेंसेस। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कंट्रोल ओवर ड्रेन, नगर नालियों पर नगर पालिका का नियंत्रण। सबसे पहले अपन ये देखेंगे धारा 200 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 199 तक अपन ने पढ़ ली। अपन अध्याय 12 अपन पढ़ना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। तो सबसे पहला पॉइंट है ये धारा 200 में कि नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। तो 200 को याद रख लेना जरूरी है अपन को। देखो 200 कैसे बना होता है, इसको याद रखो। आपकी 200 नालियों के बारे में है। आगे है नगर पालिका के भीतर समस्त मल नालियाँ, शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियाँ, नलकूप नगर पालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन ही होंगे। नगर पालिका के अधीन ही होंगे वो सब कुछ। और ढकी हुई नालियाँ या समस्त मलकूप, चाहे वे सार्वजनिक हो या निजी हो, नगर पालिका व्यक्ति द्वारा जिन्हें पृथक रूप से स्वामित्व में हो, उचित नालियों अन्य ढकने की साधनों की व्यवस्था नगर पालिका ही करेगी। नगर पालिका लिखित नोटिस ऐसी किन्हीं ढकी हुई मल नालियों के तदनुसार व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी। मतलब नगर पालिका के अंडरटेकन ही होती है सब कुछ ही। नालियाँ बनाने के बारे में शक्ति क्या है नगर पालिका की? तो नालियाँ बनाने के बारे में नगर पालिका की शक्ति क्या है? दो 201 के अंदर है कि पावर फॉर मेकिंग ड्रेन्स। तो ये हो गया अपना पावर फॉर मेकिंग ड्रेन्स। तो ड्रेन्स के बनाने के बारे में क्या अधिकार है नगर पालिका की? नगर पालिका नाली बनाने की शक्ति। नगर निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए नाली का सुरंग, पुलिया बनाना नगर पालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी नाली के लिए सर्वेक्षण या परिवर्तन कर सकेगा। नालियों को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विधिपूर्वक नालियां बनाई जा सकती है, ये नगर पालिका के अधीन ही आएगी। अब देखते हैं अपन धारा 202 के अंतर्गत। धारा 202 में क्या है? धारा 202 में क्या है? धारा 202 के अंदर है भवन से प्रभावी जल निकास के बारे में अपन देखते हैं। तो भवन से जल निकास के बारे में देखते हैं। इसमें देखो धारा 202 है ये, इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग। क्या है ये? इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग। क्या कहना चाह रहा है ये? भवन से प्रभावी जल निकासी कि अर्थात किसी भी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करना या भवन को पुनर्निर्माण के पश्चात काम में लेने से पूर्व भवन का आकार और जल निकास की व्यवस्था ठीक से सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। भवन की दूरी नगर पालिका की नाली से 50 फुट से अधिक दूरी पर ना हो। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाए तो 2000 से 5000 का जुर्माना लग सकेगा। कहने का मतलब अगर जो नाली है उस घर की, वो कम से कम भवन की जो दूरी है वो नगर पालिका की जो नाली है, अगर ये मान लो नगर पालिका की नालियाँ है और यहाँ पर उसका घर बना हुआ है, यहाँ पर घर बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ की बीच की जो दूरी है वो कम से कम 50 फुट से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, 50 फीट। ठीक है, तो ये दूरी 50 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाली के अंदर पानी
जाने में समस्या होगी। नहीं तो अगर ये निर्देश पालन नहीं किया जाए तो उनको 2,000 से 5,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा और वो नाली का निर्माण भी वो स्वयं करेगा। तो 202 के अंतर्गत यही है। अपन 203 पढ़ते हैं अपन आगे। 203 में देखो, दो सौ तीन के अंतर्गत क्या है कि राइट ऑफ ओनर एंड ऑक्यूपाई ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड टू ड्रेन इनटू द म्यूनिसिपल ड्रेन। भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार। कहने का मतलब ये है, जो राइट है मतलब ओनर्स का, जो ऑक्यूपाइड्स बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई रह रहा है, बिल्डिंग का जो ओनर है या बिल्डिंग जिसने भी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो उसके अधिकार क्या है। लैंड टू ड्रेन इनटू द म्यूनिसिपल ड्रेन, कहने का मतलब नगरपालिका की नालियों में मतलब क्या अधिकार है उसके। नगरपालिका के भीतर भूस्वामी या भवन के मालिक को नियमों के अधीन रहते हुए नगरपालिका में लिखित परमिशन प्राप्त कर अपनी नाली की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा। यही अपन बात कर रहे थे अभी कि 50 फीट से अगर ज़्यादा होगी या 50 फीट ही है तो पहली बात तो 50 फीट से ज़्यादा होने नहीं चाहिए वो दूरी। अगर ज़्यादा दूरी है तो खुद ही बनाएगा नाली, परमिशन प्राप्त करेगा कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वो फिर नाली अपनी उसके अंदर मिला देगा। अपनी कोई स्पेशल नहीं कर सकता वो। तो नगरपालिका जैसे परमिशन देगी तो वो अपनी जो नाली है उस नाली के जो बीच का हिस्सा जो 50 फीट से ज़्यादा है उसको वो आगे वाले में मिला देगा, वो खुद ही बनाएगा। ये है धारा 203 के अंतर्गत। अब धारा 204 पढ़ते हैं अपन। धारा 204 के अंतर्गत दिया हुआ है कि सीवेज एंड रेन वाटर ड्रेन टू बी डिस्टिंक्ट। मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग होनी बहुत ज़रूरी है कि सीवेज का पानी दोनों ही मिक्स हो रहे हैं तो थोड़ा गलत हो रहा है। सीवेज एंड रेन वाटर ये अलग अलग होना चाहिए। ड्रेन टू बी डिस्टिंक्ट, ड्रेन टू बी अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थात नगरपालिका द्वारा बनाई गई नालियाँ तथा घनोत्पादक पदार्थ या मल के लिए बनाई गई नालियाँ पृथक पृथक होनी बहुत ज़रूरी है। आगे है मल और नालियों का पृथक पृथक होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात अपन ने कर ली। और किसी परिसर के प्रभावी जल निकास के लिए कार्रवाई की जाए तो नगरपालिका यह अपेक्षा कर सकेगी कि जो एक नाली है वो घनोत्पादक पदार्थ जो है वो मल के लिए और दूसरी नाली वर्षा के लिए अलग अलग हो। उनमें से प्रत्येक नाली नगरपालिका की पृथक नालियों से द्वारा जल निस्सारण के लिए अन्य स्थानों से उपयुक्त स्थान में गिरे। कहने का मतलब ये है कि बारिश का पानी और मल का पानी दोनों इकट्ठा नहीं हो, उन नालियों को दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो मतलब एक तो पानी हो रेन का और एक मल का, दोनों को अलग अलग किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनकी नालियाँ दोनों का अलग होगी। सीवेज एंड रेन वाटर शुड बी डिस्टिंक्ट। 205 पढ़ते हैं। 205 में क्या दिया हुआ है। 205 में दिया हुआ है कि राइट टू कैरी ड्रेन थ्रो लैंड इनटू ड्रेन बिलोंगिंग टू द अदर पर्सन एंड ऑन व्हाट कंडीशन टू बी द ऑथोराइज्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। वाह, बड़ा अच्छा लिखा है। हर समस्या का समाधान है नगरपालिका के अधिनियम में। नगरपालिका के लिखित आदेश द्वारा नगरपालिका नाली के रखरखाव से मरम्मत, सफाई आदि की शर्त के अधीन, मतलब कि भाई सफाई भी आपको करनी पड़ेगी, रखरखाव भी करना पड़ेगा, नगरपालिका नाली ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। उक्त निर्माण कार्य सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही किया जाना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में भी इसी प्रावधान में नाली का रखरखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई भी उसको करनी पड़ेगी। जो भी कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाए, मतलब एक नाली से दूसरी नाली के अंदर, मतलब अपनी नाली ले जाए आगे, कहने मतलब आगे नाली को कनेक्ट करे। आप देख लो डिटेल के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 206।